ओके। तो आज हम जो है पिछले 15-20 साल का जो म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा है वो हम देखेंगे कि भाई हम जो बोल रहे हैं कि भाई रिटर्न्स जो आपका जो है वो 12-15% आना चाहिए अगले 20-25 साल में। लेकिन पीछे का रिकॉर्ड क्या है, राइट? कई लोग ऐसे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन इक्विटी से डरते हैं। उनको लगता है कि देखते हैं, चलो एक बार एसआईपी कर लेते हैं, 4-5 साल के अंदर मान लो कि कोई रिटर्न बना तो और बढ़ाएंगे, नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो ऐसे लोगों को बहुत नुकसान होता है क्योंकि वो 5 साल का जो कंपाउंडिंग है वो मिस कर देते हैं। तो वो सब नहीं करना है। जिनको 1-2 साल हुआ है, अभी अभी मार्केट के साथ जुड़े हैं, उनको मार्केट जब ऊपर नीचे होता है तब थोड़ी तकलीफ होती है। तो उनके लिए हम एक पूरा एनालिसिस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंड्स है इसके अंदर रिटर्न कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको जो म्यूचुअल फंड के टाइप्स जो है उसमें बताया था कि इक्विटी टाइप आते हैं, डेट टाइप आते हैं, कैश टाइप आते हैं और अदर्स जो है वो आते हैं, राइट? यहाँ पे हाइब्रिड भी अवेलेबल है जो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं, ठीक है। तो इक्विटी का हम डिस्कशन सबसे ज्यादा करेंगे क्योंकि ये जो है वो ऊपर नीचे होता है। डेट के अंदर तो टेंशन है नहीं, आपको एफडी प्लस रिटर्न मिल जाएगा। और यहाँ पे हम इक्विटी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुत सारी कैटेगरीज इक्विटी के अंदर भी अवेलेबल है। मल्टी कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, लार्ज कैप, पीएलएसएस, फोकस्ड, वैल्यू, मिड कैप, सेक्टोरल फंड्स। तो बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है। इसमें से आपको किसमें कैसे जाना है वो सब आप फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आप जा सकते हैं, बेस्ड ऑन योर गोल, कि भाई आपका गोल क्या है, कितना रिटर्न चाहिए और आपको कितना टाइम देना है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके आप कोई भी फंड चूज कर सकते हैं। लेकिन हम मोटा मोटी 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर देखते हैं कि पिछले 15-20 साल में रिटर्न क्या बना है और कैसे बना है। क्योंकि क्या बना है वो तो हम देख ही लेंगे यहाँ से, लेकिन कैसे बना है वो इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में आए तो हर साल 15% 12% रिटर्न हर साल आना ही चाहिए। तो वो इन पास्ट ऐसा हुआ है कि नहीं वो देखते हैं, और आगे भी क्या होगा वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चलो, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स भी आते हैं जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, और मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स भी इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मोटा मोटी 3 साल के अंदर जो रिटर्न सीएजीआर बना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो 20% से लेके 25% के बीच में, 27%, 20% के बीच में बना हुआ है। तो मीन्स पिछले 3 साल से मार्केट का माहौल बहुत बढ़िया रहा है। पिछले 5 साल में जो मार्केट का जो रिटर्न है वो एवरेज जो हम 12-13-14% मानते हैं कि इतना बनना चाहिए, उसके आसपास ही है। और पिछले 10 साल की मैं बात करूं तो 19% से लेके 12-13, 16-17%, वो भी 15% की एवरेज निकालो। तो मोटा मोटी हम जो बात कर रहे हैं कि भाई अगले 15-20 साल के अंदर क्या रिटर्न आना चाहिए, वही रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स के अंदर आया है, ठीक है। अब एक फंड उठा के हम देखते हैं कि जिसका मीन्स लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको हम उठा के देखते हैं। लेट से कोटक का एक फंड लेते हैं हम, और इसके अंदर हम देखते हैं कि उसमें रिटर्न कितना आया है और कैसे आया है। तो देखो, मार्केट का जो स्वभाव है इक्विटी का, आपको पता है ऊपर नीचे होएगा। यहाँ पे आपको फंड की एनएवी देखनी है। यहाँ पे देखिए, 1 साल पहले उसकी एनएवी थी 198 रुपीज, उसके बाद फिर बढ़ के 201 हो गया, फिर कम होके 185, उसके बाद फिर बढ़ के फिर से 205, फिर से मार्केट में करेक्शन आया 177, मीन्स 205 का 177 हो गया, फिर बढ़ा 202 तक आया, फिर कम हुआ 175 हो गया, और फिर बढ़ा तो डायरेक्टली 210 हो गया। तो ये 1 साल में जो उतार चढ़ाव हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे? 198, करीबन 200 रुपए के आसपास थे, और आज भी 175 पे गए, और उसके बाद आज भी हम 205 रुपए के आसपास ही है। तो 1 साल में यहाँ पे आप देखते हो ना कि कोई रिटर्न इतना है नहीं। तो उसको हम 2 साल में देखते हैं। चलो, 2 साल के अंदर आप देखते हो तो 2 साल पहले जो फंड की वैल्यू थी वो 127 थी। ये फंड 2 साल पहले 127 रुपए के अंदर मिल रहा था। उसका जो एनएवी था, वो एक यूनिट का जो प्राइस था वो 124 127 के आसपास था। वो बढ़ के सीधा 100 200 रुपया हो गया, राइट? उसके बाद जो है मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट हुआ, तो फिर ऊपर नीचे करके फिर, लेकिन तो भी आप यहाँ पे देखिए 120 124 रुपये का भाव जो है वो अभी भी 220 205 रुपए के आसपास चल रहा है।
ठीक है। तो करीबन 2 साल के अंदर भी बहुत अच्छा रिटर्न मिला हुआ है। 5 साल की हम चर्चा करते हैं तो 5 साल में हम देखते हैं कि उसका भाव जो था 111 रुपया था, 111। और अभी जो भाव है वो 206, करीबन डबल के आसपास है, राइट। 5 साल के अंदर पैसा यहाँ पे डबल हुआ है। तो इसके अंदर आप देखते हो कि 110 रुपया जो था, 110 रुपये से घट के 102 रुपया हुआ। 102 के बाद यहाँ पे 2020 जब स्टार्ट हुआ तब 133 रुपया हो गया। और उसके बाद कोविड आया तो वो जो 133 रुपये का जो भाव था वो फिर से घट के 86 85 के आसपास आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत बड़ा 40% के आसपास का करेक्शन आया। लेकिन ये 86 वाला अगर आप 2 साल और टिके रहे, 2020 में कोविड आया था, अभी 2022 चल रहा है, तो 86 का जो भाव है वो फिर से बढ़ के 208 हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए करना है इक्विटी के अंदर। इक्विटी लेस देन 2 इयर्स 3 इयर्स का होराइजन लेके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव रहेंगे। और जब उतार चढ़ाव आएंगे तभी आपको अच्छी प्राइस पे आपको जो है वो वैल्यू मिलेगी, और वो यूनिट आपके ज्यादा आएंगे और इसके हिसाब से आपका रिटर्न भी अच्छा बनेगा। अब हम ऑल टाइम का चार्ट देखते हैं, चलो। अब आप देखिए कि उसको जाना तो ऊपर ही है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर नीचे करके ही जाएगा। ये फंड 2005 में लॉन्च हुआ था, 2004-05 में। उसकी वैल्यू थी 10 रुपया। 2005-4-5 में उसकी वैल्यू थी, आप देख रहे हैं 21 सितंबर 2004। और उसकी जो एनएवी चल रही है, यहाँ पे आपको डेट देखनी है, यहाँ पे उसका भाव देखना है। उस टाइम पे 10 नवंबर 2004 को उसको 10 रुपये पे चल रहा था। वो फंड अभी 2022 सितंबर 15 को 210 रुपये पे चल रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ग्रोथ आया पिछले 17-18 साल में वो 21 गुना है। मीन्स आपका रुपया 1 लाख रुपया किसी ने 2004 में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो हो गया 21 लाख। समझे आप? तो ये इक्विटी का पावर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा 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 वो बढ़ा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 रुपए की वैल्यू बढ़ के कितनी हुई, 27 हुई। 27 से फिर कम होके 23 हुई। 23 से फिर से ये 2008 का जो वो आया, इसके अंदर 55 हो गई। तो मीन्स 2004 से लेके 2008 में ही वो 5 गुना तो हो गया था। उसके बाद 2008 में जो बहुत बड़ी मंदी आई थी, उसमें उसकी प्राइस फिर से कट होके 20 रुपए के आसपास आई गई। 55 का 20 मीन्स आधा से भी कम हो गया। लेकिन तो भी सब लोग टिके रहे, और उसके बाद फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ। 1-2 साल में फिर से अपनी वैल्यू वापस आ गई, फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। फिर हमने देखा तो 84 रुपया हो गया, कब? 2015 के अंदर। फिर से ग्रोथ आया 2017 के अंदर, 120 रुपया हो गया 2018 के अंदर। फिर से 2020 के अंदर 133 हो गया। फिर कोविड का करेक्शन आया, बहुत ही शार्प करेक्शन था, थोड़े टाइम के लिए था लेकिन बहुत शार्प था। 133 का फिर से वो हो गया 95-90 के आसपास आ गया। और वो 95 वाला फिर से अभी 206 रुपया हो गया। अभी ये यहाँ पे 2 साल में ही वो डबल हो चुका है। और आप यहाँ पे घुसे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा पैसा क्यों अभी 6 महीने 1 साल में नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ से वो बहुत चल चुका है, राइट। तो वो आगे ये कंसोलिडेशन कंप्लीट करके फिर से वो अप ट्रेंड स्टेट में आएगा, तब आपको फिर से एक अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन जितना पैसा आपका कम बनेगा, मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना कंसोलिडेशन ज्यादा होगा, उतना पैसा बनने की संभावना अगले साल में ज्यादा है। क्योंकि जितना महंगा खरीदोगे उतना रिटर्न आपको कम दिखेगा। तो अच्छा है कि आप 2-3 साल के लिए रिटर्न का एक्सपेक्टेशन ना करें, ज्यादातर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दें। रिटर्न तो अपने आप बनने वाला है, जो आपको 5 साल 6 साल में ही देखना है, ठीक है। एक और कैटेगरी को हम देखते हैं, एक और कैटेगरी लेते हैं। चलो इसमें आ जाते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आ जाते हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर हम देखते हैं कि रिटर्न जो है वो थोड़ा ज्यादा बनता है। कब? क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। तो इसके अंदर रिटर्न भी ज्यादा बनने का पोटेंशियल है। आप देखते हो 3 साल के अंदर 40-35-40-30% के ऊपर का है। 5 साल के अंदर 17-18%, 19% तक है। और 10 साल जितना हो गया उसका 24-20-17-21% का जो रिटर्न आया है। तो इसमें भी हम कोई भी एक फंड लेके पूरा एनालिसिस करते हैं कि पिछले 20 साल के अंदर हुआ क्या है। 1 साल के अंदर आप देखोगे तो भाव उसके आसपास ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, जिसमें
एक साल से इन्वेस्ट किया है उनका पैसा वहीं पे है, कोई जरूरत नहीं है बढ़ने की भी, क्योंकि अगले 2-3 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बढ़ चुका है। और तब तो आप मार्केट में आए हो। यहाँ पे आप देखिए 78 रुपीज उसकी प्राइस थी, 78 रुपीज का जो है अभी भी चल रहा है 172 रुपीज। अभी 2 साल में 78 का 172 हो गया। अब आप यहाँ पे घुसे हैं तो आपको ये रैली जो है आप मिस कर चुके हैं, राइट। आगे 3-4 साल में वो रैली आने वाली है, ऐसा नहीं है कि भाव यहाँ पे रहने वाला है। 5 साल का रिकॉर्ड देखिए आपको, 5 साल पहले भी उसकी वैल्यू जो थी वो 70 के अराउंड थी, उसका भाव भी अभी 175 है, तो वो डबल से भी ज्यादा है, राइट। यहाँ पे आप देखिए ऑल टाइम का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2005 में उसकी वैल्यू 10 रुपए से स्टार्ट हुई थी, वो 10 रुपए वाला 2005 से 10 रुपए वाला अभी 170 रुपीज हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि 2005 और 2022 कितने साल हुए, 17 साल, 17 साल के अंदर आपका पैसा 17 गुना हुआ है, मीन्स 17 टाइम्स। तो सॉलिड रिटर्न्स है, राइट। अभी इसमें से आपको ये देखना है कि हर साल जो भी रिटर्न बनाए 18-19% का सीएजीआर, वो हर साल सिर्फ ऊपर 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 गया है तो कि नो, ऐसा नहीं होता है। कभी भी मार्केट के अंदर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर 1-2 साल कंसोलिडेशन लेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से कंसोलिडेशन आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ये पूरा कंपाउंडिंग का उनको बेनिफिट मिल गया है, 17 साल में 17 गुना रुपया हुआ। इसका मतलब कि आपने 1 लाख रुपये लगाए तो ये फंड में आपका 70 लाख रुपया हो गया, ठीक है। तो वैसे ही है यहाँ पे आपको देख रहे हो कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है 1 साल से, क्योंकि बहुत बड़ा रनअप आ चुका है। आप देखिए कि यहाँ पे नीचे से आप देखिए 56 रुपए से लेके वन वे रैली 170 रुपीज तक आई थी, 56 से लेके 170 तक। तो फिर वो कंसोलिडेशन तो बनता है। ऐसा मार्केट नहीं है कि आप जब भी एंटर करोगे तब से वही ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। इसीलिए हम 4 साल 5 साल का एवरेज बना के जो है आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप 12-15% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्टेशन करो। ये 12-15% से तो ज्यादा ही है, लेकिन तो भी आप अभी जो है वो 12% के आसपास का एक्सपेक्टेशन करके आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और फंड ले लेते हैं हम मिड कैप कैटेगरी का। चलो मिड कैप कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मिड कैप कैटेगरी में भी वैसे ही मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो सारे फंड्स ऊपर नीचे होंगे ही। इसमें भी 3 साल का रिटर्न आप एवरेजली देखो 20% से लेके 40% के बीच में जा रहा है। कहीं का ऊपर कहीं का नीचे, क्यों ऐसा हो रहा है वो सब आप एडवाइजर से बात करके आप पूछ सकते हैं। आप अपने जो एवरेज लेवल है उससे ऊपर रहिए तो आपका बहुत अच्छा रिटर्न बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 साल का रिटर्न भी 14-13-12% के ऊपर ही है, 10 साल का भी 20%, 17%, 18% के आसपास ही। तो रिटर्न ऐसे नहीं है कि वन वे में बनेंगे, हर साल आपको 10% मिल गया फिर 10%। ऐसा होता तो सब लोग इसमें इन्वेस्ट करके बैंक सब कुछ बंद हो जाती। वैसा पॉसिबल नहीं है, बाकी एफडी कौन करता। तो यहाँ पे आप जो 12-15-14% का जो रिटर्न लेने के लिए आते हो तो इसके अंदर आपको टाइम देना है। और कई लोग तो वैसे भी 20 साल 25 साल के लिए ऐसी पॉलिसीज में पैसा लगा देते हैं जिसमें रिटर्न 5.5% के बनने वाले हैं, और वो 25 साल तक वेट करते हैं। और यहाँ पे हर रोज एनएवी देखते हैं कि मेरा पैसा बढ़ा कि नहीं, कम क्यों हुआ, अच्छा नहीं है, निकल जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है। आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो, रिटर्न बनेगा। 12% क्यों बन रहा है उसका भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि 12%, 13%, 15% का एक्सपेक्टेशन हम कैसे ले रहे हैं। अभी जो बना है वो तो बन गया चलो, लेकिन आगे कैसे बनेगा उसका भी मैं आपको एक अच्छे से वीडियो बना के दूंगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आगे कितना रिटर्न्स बनने की संभावना है। मुझे तो ये लगता है कि पिछले 10 साल में जो रिटर्न बना है शायद उससे ज्यादा रिटर्न अगले 10 साल में बनने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो चेंजेस ग्लोबली जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें हमको दिखता है China+1, अब अभी तो रशिया या Russia+1 भी आ गया है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो इंडिया को बेनिफिट करेगा। और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर जो भी हमारे मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनी है पिछले 3-4 साल में, 5 साल के अंदर, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करो, बराबर। तो वो सब जो है वो इंडिया का ग्रोथ करेगा और वो सारा जो बेनिफिट है वो ए फंड्स को होगा। और मीन्स बेनिफिट जो है वो इन्वेस्टर को होगा और ये फंड्स में आपको रिटर्न दिखेगा।
तो आप 1-2 साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये इक्विटी आपके लिए है नहीं। आपको इक्विटी के अंदर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इक्विटी में ही करना है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन उसमें फिर ऊपर गया नीचे गया, 2 महीने में, 3 महीने में, 20 साल का इन्वेस्टमेंट 2 महीने में आप एनालाइज करते हो कि मार्केट तो 10% नीचे चला गया, 15%, इससे आपका पैसा बढ़ने वाला नहीं। यहाँ पे फंड ने रिटर्न दिया है, लिया किसने, वो तो डेटा मेरे पास है, सिर्फ 5-6% लोगों ने ये 20% का रिटर्न लिया है। क्यों? सब लोग मार्केट को टाइम करते हैं, अभी ऊपर आ गया निकल जाते हैं, नीचे आ गया इसमें से पैसा नहीं बनता है निकल जाते हैं। ऐसे लोगों का पैसा कभी बनने वाला है नहीं। आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि इक्विटी के अंदर कम से कम आपको इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न बनेगा बनेगा बनेगा, क्योंकि उसका उसका इक्वेशन ही ऐसा है। लेकिन हर साल नहीं बनेगा, आपको हर 4-5 साल में उसकी एवरेज देखनी है, तब जाके आपका वो रिटर्न दिखेगा। तो ठीक है, तो ये हो गया इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। अब हम डेट के अंदर चले जाते हैं। डेट्स के अंदर डेट इन्वेस्टमेंट जो है वो FD+1 रिटर्न बना के आपको देखता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी आप लो ड्यूरेशन फंड बोलते हैं, या ओवरनाइट फंड्स भी अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए जो 1 साल से लेके 2 साल तक पैसा लगाना चाहते हैं, बैंकिंग एंड PSU फंड भी आप 2-3 साल के लिए पैसा लगा सकते हैं, जिसमें आप एक FD+ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, वो जो है इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 5 साल में 6%, 7% FD+ रिटर्न आपको मिल जाता है। लेकिन आप 10 साल के लिए भी रखोगे तो भी उतना ही रिटर्न मिलेगा। तो 10 साल के लिए आपको ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ 1-2-3 साल में ही आपको पैसा वापस चाहिए, तभी आपको ऐसे फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी का जो पैसा है वो आपको इक्विटी फंड के अंदर रखना है। अभी मैं उसका एक मेन एडवांटेज आपको बताता हूँ कि आप देखो कोई भी एक बैंक के अंदर FD कर रहे हो, राइट। अभी बैंक के अंदर जो FD कर रहे हो इसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन क्या है, देखो इसके अंदर आप देखोगे तो ये जो फंड का जो वैल्यू है वो ऊपर ही जाएगा। देखो अभी NAV देखना आप कितना है, 38, फिर ऊपर ही जाएगा, 39 हुआ, फिर अभी 46 हो गया, फिर ऊपर गया 51, फिर 52, 53। अभी ये इतना जो मार्केट में उतार चढ़ाव होता था इक्विटी मार्केट में, वैसा नहीं है, ये सीधा 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 ऊपर ही जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर जाएगा वो आपको 6-7% से रिटर्न देगा। जो भी लोग आपके पास से पैसा लेके जाते हैं या ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC लेके, कोई भी आप मान लो, वो सारा पैसा यहीं पे आता है। अब वो पैसा कहाँ पे जाता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखो आपको 7%, 7.95%, 7% के आसपास का रिटर्न देगा। और वो पैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे जीरो लॉक इन है, और पैसा आपका कहाँ जाता है वो भी आपको पता है। सब लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट बॉन्ड में ही है। देखो बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 12% वेटेज आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। HDFC बैंक 5% वेटेज आपका HDFC बैंक। ये कोई शेयर नहीं लिया है, HDFC बैंक को भी पैसों की जरूरत है, तो हमारे जो म्यूचुअल फंड है उसने HDFC बैंक को एक फिक्स रेट के ऊपर पैसा दिया हुआ है, जो हमको FD से ज्यादा रिटर्न देंगे। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक वो भी गवर्नमेंट बैंक है, ट्रेजरी बिल, अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वो भी गवर्नमेंट की कंपनी है, पावर की कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देखिए कि आपका डाइवर्सिफिकेशन कितना हो गया। मीन्स यहाँ पे कोई एक बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मान लो कि कल बंद भी हो जाती है ना, तो आपका 2% का वेटेज है सिर्फ। अगर आपने 1 लाख लगा है तो आपका 2,000 ही जाएगा, इससे ज्यादा कुछ जाने वाला नहीं। एक बैंक बंद हो जाएगी तो भी, जो होने वाली नहीं है, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि कदाच एक बैंक भी बंद हो गई तो आपका सिर्फ 2% का नुकसान है, लेकिन बाकी लोग तो रिटर्न बना के देंगे। तो इसमें नेगेटिव या आपको पैसा डूल होने की कोई मीन्स ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो भी सब लोग को लगता है कि हम ऐसे कई इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि हमको म्यूचुअल फंड में नॉलेज नहीं है। अगर आप 20 लाख की FD कोई बैंक में करते हो और वो बैंक चली जाती है, उड़ जाती है, तो इसके अंदर आपका पैसा सारा चला जाएगा। आपको सिर्फ RBI 5 लाख की गारंटी देता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका पैसा जाएगा ही नहीं। ऐसा आपको मान लो कि इंडियन बैंक को कुछ हुआ है तो 1.71 मीन्स 1 लाख डाला है तो आपका 1-2 हजार ही जाएगा, इससे ज्यादा कुछ जाने वाला नहीं है। और वो रुपया तो बाकी जो है यहाँ पे दिया हुआ है उससे बन जाएगा। तो यहाँ पे डेट इन्वेस्टमेंट है, जीरो लॉक इन है, और आपको जो पैसा जब चाहिए तब आप निकाल सकते हैं। जब भी मार्केट गिरता है तो यहाँ से आप इक्विटी में स्विच करते हैं।
ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, आपका जो एफडी का जो रिटर्न है वो आपके टैक्स के अंदर ऐड हो जाता है हर साल। यहाँ पे अगर आपका 3 साल हो जाता है तो 3 साल के बाद आपको इन्फ्लेशन को बाद करके जो रिटर्न आता है वही आपका रियल रिटर्न है। यहाँ पे रियल रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि आपको 6% का रिटर्न मिला और इन्फ्लेशन 5% से बढ़ा तो आपका रियल रिटर्न 1% ही है, तो आपको 1% के ऊपर ही टैक्स भरना है। एफडी में ऐसा नहीं होता है, 5% कमाए तो 5% जो आपका नेट जो भी इनकम है इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो बाकी जो भी पैसा आपका डेट में जा रहा है जिसमें 5-5.5% का रिटर्न बनने वाला है वो सारा पैसा यहीं पे आ रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, मान लो कि कोई भी हम पैसा देते हैं, मान लो कि एलआईसी को, ठीक है। तो एलआईसी एक गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है, लेकिन एलआईसी का खुद का कोई बिजनेस नहीं है, पहली बात समझो। एलआईसी वो पैसा कहाँ डालती है, यही जो लोग यहाँ पे पैसा डालते हैं उनको ही एलआईसी पैसा देती है। और यहाँ से जो रिटर्न बनता है, अगर मान लो कि कल स्टेट बैंक बंद हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो एलआईसी ने स्टेट बैंक को जो भी पैसा दिया है वो भी आपका जाएगा, उसमें से कट होगा, और यहाँ से जो भी पैसा स्टेट बैंक को दिया है वो भी जाएगा। अल्टीमेटली वहां पे आप देखते नहीं हो हर रोज, यानी भी इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाता है क्या। अभी आपने 2 साल पहले देखा होगा आईएलएनएफएस का जो इश्यू आया था, सबसे ज्यादा पैसा एलआईसी का ही था, और वो नुकसान किसका है आपको पता ही नहीं चलेगा, वो आईएलएनएफएस के अंदर कितना पैसा बर्बाद हुआ है। तो वो नुकसान जो है वो अल्टीमेटली इन्वेस्टर का है, लेकिन आप हर रोज देखते नहीं हो, आपको पता नहीं है कि एलआईसी ने पैसा जो है आईएलएनएफएस को दिया है। तो इसमें सिर्फ एक या दो म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम थे, एक ही दो फंड के, जो आईएलएनएफएस में पैसा लगाया था, थोड़ा बहुत 1-2%, राइट। बाकी तो कोई म्यूचुअल फंड ने पैसा भी नहीं लगाया था इसके अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा एलआईसी का था, तो वो नुकसान एलआईसी के इन्वेस्टर को ही है। तो सेम चीज है, सभी लोग यहाँ से ही पैसा डालते हैं। एक ऐसा रास्ता है यहाँ पे पैसा डालने का कि आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ से म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी आपका गोल क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अगर आपको 6-7% ही रिटर्न चाहिए तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल है, कुछ होने वाला नहीं है। सारी गवर्नमेंट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स भी बहुत बड़ी बड़ी है, बाकी गवर्नमेंट कंपनी से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड बहुत सारे लिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड है, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड होंगे। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो वो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी उड़ने वाली नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो सारी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है एज ए ट्रस्ट रजिस्टर होती है, और सारे के सारे जो ट्रस्ट जो है उसको मैनेज करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इक्विटी में कितना रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। डेट के अंदर आप 2-3 साल के लिए पैसा लगा सकते हैं, 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है तो भी डेट में लगा सकते हैं, लेकिन आप फिर 20 साल डेट में ही पड़े रहे तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा और आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट जाएगा। मैं आपको वो कैलकुलेशन के अंदर दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन में आ जाते हैं हम। आपका जो 10 लाख रुपया जो है, मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर मान लो कि आपने आपका जो 10 लाख रुपया जो है, 1 लाख से एग्जांपल लेते हैं चलो, तो ठीक से समझ में आएगा। 1 लाख रुपया जो है, आप मंथली कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, हम मंथली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, 1 लाख रुपया ही है हमारे पास, वो हमने इन्वेस्ट कर दिया है। अगले 20-25 साल के लिए हम पहले कंपाउंडिंग देखते हैं। 25 साल तक हमने इन्वेस्टमेंट किया और इसके ऊपर आपको डेट का रिटर्न आया, मान लो कि 7% डेट फंड का रिटर्न आया, या एफडी में 6% मिला, तो आपका डेट फंड का जो रिटर्न आता है उससे आपकी 25 साल के अंदर 1 लाख की वैल्यू जो है वो 5.73 लाख होती है। 7% से कितना होता है, करीबन 5.25 लाख। अगर मान लो कि आपका रिटर्न 10% आया, आपने इक्विटी डेट दोनों को मिला के थोड़ा कम रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाया, और कम से कम 10% रिटर्न तो आ ही जाएगा वैसा मानते हैं, 10% का रिटर्न आया, तो भी आपका 25 साल के अंदर 1 लाख की जो वैल्यू है वो 12 लाख हो जाएगी। उसमें कितनी थी, 6-7 लाख, यहाँ पे कितनी हो गई, 12 लाख। अगर मान लो कि आपने अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी का पोर्टफोलियो 70% तक लेके गए हो, तो आपका 1 लाख की जो वैल्यू है अगले 25 साल में 20 लाख हो जाएगी। समझे आप, तो कितना डिफरेंस आया, 6% से आपका जो वैल्यू बनता है
वो बनता है सिर्फ 6-7 लाख, और 6-7 लाख भी नहीं, 6% से जो वैल्यू बनता है सिर्फ 4-4.5 लाख, और 12% से जो वैल्यू बनता है वो है 20 लाख। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना डिफरेंस आता है मैं आपको लाइव कैलकुलेटर में दिखा रहा हूँ। इसीलिए हमको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी का रास्ता चुनना है, कोई भी आलतू फालतू पॉलिसी में जाना नहीं है। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए, आपका अलग से इंश्योरेंस ले लो थ्रू टर्म प्लान, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है आप इक्विटी के माध्यम से कर सकते हो। एसआईपी के अंदर भी ऐसा ही है। आप एसआईपी में आप देखिए कि 10,000 की आप एसआईपी मान लो कि कर रहे हैं हर साल, हर महीने 10,000 की एसआईपी कर लो, और आप 20 साल तक चलाते हो एसआईपी को, और इसमें भी आपको 12% का ही हम रिटर्न कैलकुलेशन करते हैं, तो आपका जो वेल्थ है वो करीबन 1 करोड़ के आसपास की हो जाती है। ठीक है, 10,000 की एसआईपी 20 साल तक चलेगी, हर साल आपको 1,20,000 इन्वेस्ट करना है, 12% का रिटर्न आपको 1 करोड़ बना के देगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। ये कैसे बनता है, 12% का रिटर्न कैसे आया, अभी तक आया है कि नहीं, वो सब मैंने आपको अगले फंड्स में ही बता दिया, और आगे कैसे आएगा उसका एक वीडियो में बना के आपको दे दूंगा। लेकिन मोटा मोटी ये आप कैलकुलेशन करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एक और चीज कि आपको प्लानिंग कैसे करना है, तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग भी दिखा देता हूँ कि आपको करना कैसे है। यहाँ पे मानिए कि मैं आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहा हूँ। देखिए कि कोई भी XYZ प्रतीक भाई है, उसकी एज अभी 30 ईयर्स है, बड़ौदा के है, उनका जो बेटा है उनका नाम है मान लो कि रुचित, और उनकी एज जो है वो अभी 2 साल है, बराबर। उसका हायर एजुकेशन कब आएगा, हमारे लाइफ के अंदर 2-3 गोल ऐसे हैं लंबी अवधि के जो आने ही वाले हैं। एक तो बच्चों का मैरिज, बच्चों का हायर एजुकेशन, और आपका रिटायरमेंट। कुछ ना कुछ तो ये 3 में से आपको कोई गोल तो आना ही वाला है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि आपको अपने बच्चे का एजुकेशन जो है उसका प्लानिंग कैसे करना है। 2 साल का है, 18 साल के अंदर जब ये वो 18 ईयर का होगा तब उनका हायर एजुकेशन आएगा, और 25 साल के आसपास जब होता है, 25-26 साल के आसपास, तब मैरिज आता है। मान लो कि 26, अभी तो लोग 27-28 तक भी चले जाते हैं, तो 27 ले लेते हैं, तो उसका मैरिज आता है। अभी का जो हायर एजुकेशन का कॉस्ट में, इंजीनियरिंग या मेडिकल, मेडिकल में तो बहुत हायर है, लेकिन तो भी आप 8-10 लाख रुपया जुटाना चाहते हैं उस टाइम पे, अभी का 8 लाख रुपया उस टाइम पे क्या होगा वो हम देखते हैं। तो हमको यहाँ पे आज की प्रेजेंट कॉस्ट लिखनी है कि आज मान लो कि 8 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, तो हम 8 लाख लेंगे। मैरिज करने के लिए कम से कम 15 लाख 10 लाख रुपया हो रहा है, तो हम आज की 10 लाख रुपए की एक कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, और आपका रिटायरमेंट मान लो कि 62 ईयर पे हो रहा है, और अभी का आपका जो मंथली एक्सपेंस वो 25,000 है घर चलाने के लिए, तो हम यहाँ पे 25,000 लिख दिया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर रिटायरमेंट मान लो कि 10% का आया, बराबर, कि आप रिटायर हो गए उसके बाद कितना रिटर्न, उसके बाद हम थोड़ा डेट ज्यादा कर देंगे, इक्विटी में से निकल जाएंगे, 50-50 कर देंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे 10% का मैं रिटर्न ले रहा हूँ, अभी का एक्सपेक्टेशन जो है वो 12% से ले रहा हूँ, और अभी का इन्फ्लेशन का रेट जो है, क्योंकि ये हमारे गोल तो लंबी अवधि के लिए है, तो इन्फ्लेशन को काउंट करना पड़ेगा कि भाई कितना पैसा चाहिए, तो वो मैं ले रहा हूँ 5% का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 गोल बनाए। एक तो प्रतीक भाई का रिटायरमेंट, जो अभी मंथली एक्सपेंस 25,000 है, 62 साल के अंदर वो रिटायरमेंट होने वाले, अभी 30 साल की अभी उनकी एज है। उनका जो बेटा है 2 साल का है, 18 साल पे उसका हायर एजुकेशन आएगा, उसका एक गोल। अभी का 8 लाख रुपया लग रहा है, देखेंगे उस टाइम पे कितना पैसा उनको चाहिए। 27 साल पे मैरिज आएगा, अभी 10 लाख उनको चाहिए मैरिज के लिए। मान लो कि जब 27 साल के होंगे, अभी तो 2 साल के हैं, 25 साल के बाद उनको कितना पैसा चाहिए मैरिज करने के लिए, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। चलो तो यहाँ पे आ जाइए। ये मैंने आपको बताया मिस्टर प्रतीक भाई का जो हमने प्लान बनाया है, उनका जो बेटा है रुचित, अभी की मैंने कॉस्ट आपको बताई, हायर एजुकेशन की कॉस्ट क्या लग रही है, 8 लाख। लेकिन वो जब 18 ईयर्स के होंगे, अभी तो 2 ईयर्स के हैं, 2 ईयर्स के हैं, तो अभी 18 ईयर्स के होंगे, तब ये 8 लाख का इन्फ्लेशन बढ़ के 20 लाख हो जाएगा। तो आपको 20 लाख का प्लानिंग करना है। 16 ईयर्स आपके पास अभी भी बचे हैं, क्योंकि 18 ईयर्स में आपका हायर एजुकेशन आएगा, 2 साल हुआ है। 16 ईयर्स के अंदर 20 लाख रुपए जमा करने के लिए आपको 3723 रुपीज की SIP करनी है, या फिर 3,31,000 रुपया लमसम डाल देना है आज से। SIP मंथली SIP 3,700 की करनी है,
या तो फिर आपको लमसम में 3,31,000 डालना है। चलो दूसरा मैरिज। मैरिज के लिए आज का खर्चा हमने देखा है, प्रेजेंट कॉस्ट 10 लाख है, लेकिन अभी तो मैरिज 25 साल के बाद आने वाला है, तो 25 साल के बाद ये 10 लाख का जो इन्फ्लेशन जो है उसकी वैल्यू बढ़ के 42 लाख हो जाएगी। तो 43 लाख इकट्ठा करने के लिए आपके पास 25 साल होंगे। तो 25 साल के अंदर 42 लाख बनाने के लिए आपको 2500 रुपए की एसआईपी करनी है। तो ये आपका दूसरा फाइनेंशियल गोल हो गया। तीसरा फाइनेंशियल गोल 25,000। अब 25,000 आज आप खर्च करते हो, लेकिन जब रिटायर होंगे तब थोड़ी 25,000 खर्च करोगे। अभी की जो लाइफस्टाइल आपको जीनी है, तो उस टाइम पे आपको 1,61,000 रुपए की हर महीने इनकम चाहिए। तभी आप ये 25,000 का जो अभी लाइफ जी रहे हो वो लाइफस्टाइल जियोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। दैट्स वाई मैंने बोला था इन्फ्लेशन के पार्ट में, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, कि इन्फ्लेशन ही फाइनेंशियल कैलकुलेशन में इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं करोगे तो हर बार आप अपने गोल कभी मीट करोगे ही नहीं। तो 25 साल में आपको कितना रुपए जमा करना है? 1,75,00,000। अगर 1,75,00,000 रुपए आपके पास जमा हो जाता है तो आप हर महीने 1,61,000 हर महीने आपके पास वापिस आएगा। जब तक आप 75-80 साल तक जीते हो तब तक आपके पास हर महीने 1,61,000 वापिस आएगा, अपनी लाइफस्टाइल चलेगी। तो उसका जो कैलकुलेशन है, आपके पास 32 साल है और इसके लिए आपको 4500 रुपए की एसआईपी करनी है, या तो फिर 4.5 लाख रुपए आपको लमसम में डालना है। तो आप तीनों तीन गोल देखिए। यहाँ पे आपको 20 लाख इकट्ठा करना है, 16 ईयर से आपके पास 3,300 की एसआईपी। टाइम कम है, कम पैसा जमा करना है, लेकिन टाइम कम है इसीलिए एसआईपी का अमाउंट ज्यादा है। यहाँ पे 43 लाख आपको जमा करना है, लेकिन टाइम ज्यादा है इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2500 की एसआईपी है। यहाँ पे आपको 1,75,00,000 जमा करना है, 2.25 करोड़, लेकिन 32 ईयर का समय है इसीलिए सिर्फ 4,4500 से आपका वो काम हो जाता है। तो आप 10,700 रुपए से आपका ये तीनों तीन गोल मीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 20 लाख भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 43 लाख भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 1,75,00,000 जो आपके अकाउंट में हो जाएगा। उससे आपको हर महीने 1,61,000 हर महीने आपको वापिस लेना है। एक्सपेक्टेंसी आपकी 75 ईयर्स तक की काउंट की है। तो मीन्स आप जब तक 75 ईयर्स के होते हो तब तक हर महीने आपको 1,61,000 1,61,000 वापिस मिलेंगे। ये सारे गोल्स आपके 10,51,000 से भी फिल होते हैं। अभी आपके पास 10,51,000 है, तो आप रख के ये तीनों तीन गोल जो है वो आप कंप्लीट मीट कर सकते हो। तो आप देखिए कि आप जैसे प्लानिंग करके जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उतना कम पैसों में आपका जो पैसा जो है वो ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग की इम्पैक्ट लगती है। तो मैंने इन्फ्लेशन और कंपाउंडिंग दोनों अच्छे से समझाया है, आप देख लीजिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है।